वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर दीनदयाल गुप्ता, एचओडी साइकोलॉजी, एसएन सिन्हा कॉलेज टिकारी, मगध यूनिवर्सिटी बोधगया, बिहार। आप सबका साइकोलॉजी क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का क्लास है बीए पार्ट 1 ऑनर्स और सब्सिडरी के लिए पेपर 1। टॉपिक का नाम है विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। इसे आज हम लोग जनरल साइकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करने की कोशिश। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे विकास के सिद्धांत होते क्या हैं। प्राणियों में विकास की गतिविधियां एक जटिल और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक अनवरत चलती रहती है। यह प्रक्रिया अनियमित रूप से नहीं बल्कि धीरे धीरे क्रमबद्ध और निश्चित समय पर होती है। समय अंतराल में प्राणियों की लंबाई, भार, क्रियात्मक क्रियाएं, प्रत्यक्षीकरण, सामाजिक समायोजन आदि का विकास होता है। अध्यापकों को उस आयु के सामान्य बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिपक्वता स्तर का ज्ञान होना चाहिए जिससे वे बालकों को सही दिशा प्रदान कर सकें। वैसे तो विकास के सिद्धांतों के विषय में विद्वानों के अपने अपने विचार हैं, लेकिन कुछ ऐसे सामान्य सिद्धांत हैं जो सभी क्षेत्रों पर लागू होते हैं और सभी विचारक उनका समर्थन करते हैं। अर्थात हम इस संदर्भ में उन सिद्धांतों का बारी बारी से वर्णन करेंगे जो सिद्धांत सभी मनोवैज्ञानिकों को मान्य है। अर्थात जिस सिद्धांत के स्वरूप को सभी वैज्ञानिकों ने सामूहिक रूप से स्वीकार किया है उसकी हम चर्चा एक एक करके करेंगे। विकास के सिद्धांत का जो पहला प्रचलित सिद्धांत है वह निरंतरता का सिद्धांत है, कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी। यह सर्वाधिक प्रारंभिक सिद्धांत है जिसके अनुसार विकास की प्रक्रिया कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है। अर्थात विकास की प्रक्रिया जो होती है वो अनवरत जीवन भर चलती रहती है। अगर हम वैज्ञानिक तरीके से देखें तो पाते हैं कि यह प्रक्रिया माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। बालक का जन्म दो कोषों अर्थात स्पर्म और अंडाणु के निषेचन के फलस्वरूप होता है। स्पर्म जो है हेरिडिटी के रूप में, जीन्स के रूप में पिताजी से आते हैं और ओवम या अंडा जो है माँ से आता है और दोनों के निषेचन के फलस्वरूप एक भ्रूण का जन्म होता है और उसी से प्राणी का विकास होता है। यही भ्रूण या निषेचित अंडा विभिन्न परिवर्तनों का अनुभव करते हुए आगे बढ़ता है और विकास के कई पक्षों की ओर बढ़ता है। इस प्रकार विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहती है। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि विकास की प्रक्रिया अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, यह कभी रुकती नहीं है। इसकी शुरुआत माता के गर्भ से होता है, निषेचन के समय से होता है और यह जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में चलती रहती है। अगला सिद्धांत है एक रूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। विकास की प्रक्रिया में हमेशा एक रूपता दिखाई देती है, चाहे व्यक्ति में कितनी भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्यों न हो, लेकिन जब विकास की बात आती है तो उनमें एक रूपता ही दिखाई देती है। यह सर्वविदित है कि प्राणियों में अंतर होता है, आकार, प्रकार, लंबाई, चौड़ाई, भार, रंग इत्यादि में अंतर होता है। बुद्धि की क्षमता में भी अंतर होती है, लेकिन जब विकास की बात आती है और उनमें जो एक रूपता पाई जाती है। उदाहरण के लिए जैसे बालक में भाषा का विकास कैसे हो, निश्चित रूप से बच्चे दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में होते हैं, लेकिन अगर वैज्ञानिक अध्ययन हम करें तो बच्चे में भाषा का विकास लगभग एक ही प्रक्रिया द्वारा होता है। चाहे बच्चा दुनिया के किसी भी देश में हो, उसमें भाषा का विकास की जो प्रक्रिया होती है वह लगभग निश्चित होती है। बच्चों का शारीरिक विकास भी एक निश्चित क्रम में ही होता है। सबसे पहले सिर का विकास होता है, सिर का विकास प्रारंभ होता है, उसके बाद वह ऊपर से बढ़ते बढ़ते नीचे आता है और अंत में पैरों में जाता है। यह विकास समानुपातिक रूप से होता है। समानुपातिक अर्थ है
यह विकास सारे अंगों में एक साथ निश्चित क्रम में होता है। हम देखते हैं कि ऐसा नहीं किसी बालक का हाथ जो है 10 फीट का हो जाएगा और पैर 2 फीट का हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसके पूरे शरीर की लंबाई के अनुरूप उसके हाथ पैर का विकास होता है, माथा का भी विकास होता है। ऐसा नहीं कि कोई 6 फीट का व्यक्ति है तो उसका पैर 5 फीट का होगा और बाकी शरीर 1 फीट का, ऐसा नहीं होता, क्योंकि विकास के क्रम में एक रूपता पाई जाती है। वह समानुपातिक होता है, वह एक फिक्स रेशियो में विकास होता है। जितना बड़ा शरीर होगा उसी के अनुपात में उसका माथा, हाथ, पैर, छाती, पेट इत्यादि का आकार होता है। विकास की गति में चाहे कितना भी अंतर हो, लेकिन उसके क्रम में एक रूपता पाई, वह समय के साथ होता है। जैसे बच्चा जब 5 या 6 साल का होता है, 7 साल का होता है, तो देखा जाता है कि उसके दूध के दांत पहले टूटते हैं, चाहे बच्चा किसी भी देश का क्यों हो। अर्थात देश, संस्कृति, वातावरण का बच्चे के विकास पर आंतरिक प्रभाव भले पड़े, लेकिन उसकी प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं होता। तो दुनिया का बच्चा किसी भी देश का नागरिक हो, अमीर हो, गरीब हो, लेकिन पराया दूध के दांत जो है वो पहले टूटता है। तो यह विकास की एक प्रक्रिया है जिसमें एक रूपता दिखाई देती है, और यह समस्त प्राणियों में लगभग एक समान। अगला है बाहरी नियंत्रण के आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर। छोटे बच्चे मूल्यों और सिद्धांतों के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। वास्तव में बच्चों को ये पता नहीं होता है कि सामाजिक मूल्य क्या है, सामाजिक सिद्धांत क्या है, लेकिन जैसे जैसे वे स्वयं बड़े होने लगते हैं, उनके स्वयं के सिद्धांत, मूल्य प्रणाली, स्वयं की आत्मा और स्वयं का आंतरिक नियंत्रण विकसित होता है। बाहरी नियंत्रण के प्रभाव के आलोक में बच्चों का आंतरिक नियंत्रण होता है। अर्थात बच्चे जिस परिवेश में रहते हैं, जिस संस्कृति में पलते हैं, उसी संस्कृति और परिवेश के अनुकूल उनके मूल्य और सिद्धांत बदलते हैं, क्योंकि उन पर बड़ों के, माँ बाप के, सामाजिक लोगों के या पारिवारिक लोगों के व्यवहार का, मूल्य का और बताए जाने वाले समाजीकरण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। अर्थात बच्चे बाहरी नियंत्रण से सीखते हुए अपने आंतरिक नियंत्रण का विकास करते हैं। अर्थात बच्चों का जो भी इंटरनल डेवलपमेंट होता है उस पर बाहरी वातावरण का प्रभाव तो निश्चित रूप से पड़ता है, लेकिन जो आंतरिक विकास होता है वह बच्चों का स्वयं का अपना मूल्य होता है, अपनी आत्मा होती है और अपना आंतरिक नियंत्रण होता है। बाहर का प्रभाव जरूर पड़ता है, लेकिन जो विकास की प्रक्रिया होती है वह बच्चों की स्वयं अपनी। मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। दुनिया में जितनी वस्तुएं होती हैं उसे हम 2 भागों में बांटते हैं, मूर्त कंक्रीट, अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट का अर्थ होता है ऐसी वस्तुएं जिसका कुछ स्वरूप होता है, कुछ आकार होता है। एब्स्ट्रैक्ट वस्तु उन वस्तुओं को कहते हैं जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, जिसका कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता है, उसे सिर्फ मान लिया जाता है। जैसे पेड़, पेड़ एक मूर्त वस्तु है कि उसका एक निश्चित आकार है, लेकिन अक्षर, अक्षर अमूर्त होते हैं, उसका निश्चित आकार जरूर होता है, लेकिन वैसा मान लिया गया यह क है, यह ख है, यह ग है, कंसेप्ट के रूप में उसे स्वीकार कर लिया। जैसे आत्मा अमूर्त है, उसका कोई स्वरूप नहीं होता है, सिर्फ हम कल्पना करते हैं कि उसका स्वरूप ऐसा ऐसा, या सिर्फ कल्पना में। तो बच्चों का जो विकास होता है वह मूर्त से अमूर्त की हो, अर्थात सबसे पहले वे उन वस्तुओं को देखते या सीखते हैं जिनका निश्चित स्वरूप होता है, और इन स्वरूपों को देखकर उनका अपना चिंतन शुरू होता है। अर्थात बच्चों के विकास की जो शुरुआत होती है वह भौतिक रूप से वस्तुओं के आलोक में, अर्थात जो वस्तुएं भौतिक रूप से
निश्चित स्वरूप में उनके सामने उपस्थित होती हैं। उन्हीं को देखकर उनमें चिंतन की प्रक्रिया शुरू होती है। प्राणी मूर्त वस्तुओं को देखकर ही उनका अनुसरण करता है। तो सबसे पहले भौतिक रूप से प्रस्तुत वस्तुओं को देखकर बच्चा उसका अनुसरण करता है और फिर उन वस्तुओं के आलोक में वह अमूर्त वस्तुओं के बारे में सीखता है और उनके प्रभाव और कारण को समझने का प्रयास करता है। जैसे अगर बच्चा सामने टेबल देखता है तो टेबल एक मूर्त वस्तु है, उसको देखकर उसके बारे में वह सोचने लगता है कैसा है, क्या उपयोग है। लेकिन जब बड़ा होता है तो टेबल कैसे लिखेंगे, टेबल के फिगर को देखकर उसके आधार पर वह अक्षर के कंसेप्ट को विकसित करता है जब बड़ा होता है, और उस अक्षर के आलोक में वह टेबल लिखना सीख जाता है। अब जैसे ही उसके सामने टेबल आता है तो उसमें दो तरह की छवि बन जाती है। एक तो वस्तु के रूप में जो अमूर्त है और वह है टेबल, और एक उसकी का अमूर्त रूप अक्षर के रूप में होता है, ट ए ब ल, यानी टेबल अक्षर के रूप। अब कहीं वह लिखा हुआ अक्षर देखता है तब वो उसको टेबल पढ़ लेता है, या कोई बोलता है टेबल लिखना तो वह टेबल लिख लेता है जब बड़ा होता है। तो इस तरह शुरुआत मूर्त वस्तु से होती है, लेकिन धीरे धीरे वह मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ता है और एब्स्ट्रैक्ट वस्तुओं को भी पहचानना या लिखना सीख जाता है। तो विकास की जो प्रक्रिया होती है वह ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ती है, नॉन टू अननोन। यह सिद्धांत बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इसका प्रयोग हमें बच्चों के शिक्षा में जरूर करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो जानते हैं उसके आधार पर ही वे अनजान कंसेप्ट की ओर बढ़ सकते हैं, उन्हें सीखने में आसानी। अगला है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। बालक में हमेशा एकीकरण की प्रवृत्ति होती है, वह पार्ट पार्ट में कोई चीज नहीं सीखता है, उसे एकीकृत रूप में सीखना चाहता है। जैसे वह कलम है तो क ल म अलग के रूप में नहीं जानकर कलम के रूप में सीखना ज्यादा पसंद करता है और आसान भी होता है, क्योंकि कलम कहने से शब्द का कंसेप्ट जल्दी दिमाग में आता है। उदाहरण के लिए अगर हम विकास के क्रम में, अगर शारीरिक विकास के क्रम में देखें तो पाएंगे बालक जो है पहले संपूर्ण अंग और तब उसके विशिष्ट भागों को चलाना और प्रयोग करना सीखता है। फिर बाद में उन भागों का एकीकरण करना सीखता है। जैसे बच्चा पहले पूरे हाथ को हिलाता है और बाद में उसकी उंगलियों को हिलाने का प्रयास करता है। छोटा बच्चा सबसे पहले अपने पूरे हाथ को हिलाने की, पटकने की कोशिश करता है और बाद में धीरे धीरे उंगलियों से पकड़ने का प्रयास करता है। अर्थात उनमें एकीकरण द्वारा समन्वय स्थापित करना सीखता है। विकास के क्रम में बच्चों में यह सिद्धांत सम्मिलित रूप से एकीकरण को स्थापित करने में मदद करता है, क्योंकि जब भी हम कोई प्रतिक्रिया या अनुक्रिया करते हैं तो वह एकीकृत रूप में होता है, वह खंड खंड में बटा हुआ नहीं होता है। हमारा व्यवहार जब भी प्रदर्शित होता है तो एकीकृत रूप में होता है। समानतः किसी खास परिस्थिति में जब हम कोई व्यवहार करते हैं तो उसका एकीकृत रूप हमारे सामने प्रदर्शित होता है, जिसकी शुरुआत बच्चों में विकास के क्रम में। अब है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ये भी वही है, या मूर्त से अमूर्त की ओर सिद्धांत का ही एक कॉम्प्लीमेंट्री सिद्धांत है। जब भी विकास होता है तो वह जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। हम हमेशा प्रचलित, सामान्य का मतलब होता है जो चीजें प्रचलित होती हैं, आम जीवन में विद्यमान होती हैं, और विशिष्ट का अर्थ होता है जो सभी लोगों के लिए, आम लोगों के लिए प्रचलित नहीं होती है, विशेष प्रयास के बाद में प्राप्त किया जाता है। तो जब भी विकास की प्रक्रिया शुरू होती है तो जो वातावरण में उपस्थित एस्पेक्ट्स हैं उन चीज़ों को बच्चा सबसे पहले सीखता है और उनके आलोक में जब समान चीज़ों को सीख जाता है
तब बच्चा जो है विशिष्टता की ओर जाता है, ताकि उनके आलोक में अन्य उन वस्तुओं को भी सीखा जा सके, उन क्रियाओं को सीखा जा सके, उसकी जो उसके भविष्य के लिए, जीवन के लिए अति उपयोगी। निश्चित है कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक सबसे पहले सामान्य बातों को सीखता है और बाद में उन्हीं सामान्य बातों को मिलाकर एक विशिष्ट सिद्धांत बनाना। जैसे बच्चा पहले व्यक्ति का नाम सीखता है, स्थान का नाम सीखता है, वस्तु का नाम सीखता है, और तब बाद में जानता है इस व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर हम प्रत्यक्ष रूप से संज्ञा बोले तो नहीं सीखता है। भले हम जानते हो तब तो हम उसको व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं जानते हो तब हमें सबसे पहले जानना होगा कि वस्तु किसे कहते हैं, फिर जानना होगा कि स्थान किसे कहते हैं, फिर जानना होगा कि व्यक्ति किसे कहते हैं, और तब हम कहेंगे कि उसके नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इस तरह सीखने का जो क्रम होता है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति, वस्तु या स्थान सामान्य वस्तु है। व्यक्ति को भी हम लोग देखते हैं, वस्तु को भी हम लोग देखते हैं, और किसी स्थान को भी हम लोग देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं। लेकिन अगर संज्ञा कह दिया जाए तो संज्ञा तो कोई वस्तु होती नहीं है, तो कंसेप्ट होता है जिसका कोई जो है निश्चित स्वरूप होता नहीं है। लेकिन जब इसकी परिभाषा हम कहते हैं तो कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यह जो है सीखने का बड़ा ही अच्छा प्रिंसिपल है कि हमें हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर बच्चों को सिखाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सामान्य चीज़ें ही सबसे पहले और आसानी से सीखी जाती हैं। अगर व्यक्ति सामान्य चीज़ों की ही जानकारी नहीं रखेगा तो उसे विशिष्टता की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति रोटी बनाने ही नहीं जानता है तब हम उससे अच्छी रोटी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो बहुत सुंदर रोटी बनाए। जिस व्यक्ति को सब्जी काटने नहीं आता है उससे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो टेस्टी सब्जी बनाए। तो यह एक सामान्य प्रक्रिया है। जब भी हमें जीवन में किसी बच्चे या किसी भी सीखने वाले को कोई चीज़ सिखाना हो, नई चीज़ सिखाना हो, तो हमें शुरुआत सामान्य से करनी चाहिए। जब सामान्य चीज़ें वह सीख जाएगा तो धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा उसमें विशिष्टता आएगी। विशिष्टता हमेशा अभ्यास से आती है। अगर अभ्यास नहीं होता है, उपयोग नहीं होता है, तो उसमें विशिष्टता के आने की बहुत अधिक संभावना नहीं है। इस सिद्धांत का शैक्षणिक क्षेत्र में जो भी शिक्षक इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें इस बात को ध्यान में रखकर बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। वो पहले सामान्य चीज़ों को सीख सकें और उन सामान्य चीज़ों के आधार पर अभ्यास के द्वारा उसमें विशिष्टता लाना। अगला है विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। विकास के बारे में हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। वास्तव में बच्चे के स्वभाव को देखकर, उसकी प्रक्रिया को देखकर, अनुक्रिया को देखकर, एक्टिविटी को देखकर हम ये अच्छी तरह अनुमान लगा लेते हैं कि बच्चा भविष्य में क्या करेगा। बच्चे के बारे में विकास के क्रम में हम उसकी भविष्यवाणी कर लेते हैं। कहा जाता भी है, गांव में प्रचलित है भी है कि तेज बच्चे के पैर पालने में ही परिलक्षित हो जाते हैं। उसकी प्रक्रिया प्रतिक्रिया से ही पता चल जाता है कि बच्चा कितना सक्रिय है। बच्चे के बारे में यह पता लगाया जा सकता है कि बच्चे की रुचि क्या है, उसकी सम्मान आवश्यक है या नहीं, आवश्यकता है कि नहीं, उसे इज्जत की आवश्यकता है नहीं, उसे दुलार की ज़रूरत है कि नहीं, किन किन चीज़ों में उसे ज़्यादा अभिरुचि होती है। और उसकी अभिरुचियों के अनुकूल अगर हम विकास के वातावरण को का जो है तैयार करें तो उसमें बहुत अत्यधिक विकास होता है, बहुत तीव्रता से विकास होने की संभावना है। तो हम बच्चे के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वह भविष्य में चलकर किन किन चीज़ों को अति आवश्यकता के अनुसार सीख सकता है। और यह सीखने की जो प्रक्रिया होती है वह अनुमान के आधार पर लगाई जाती है।
हम बच्चे के बारे में अनुमान तो जरूर लगा लेते हैं कि वह भविष्य में कैसा बनेगा, लेकिन कभी कभी यह अनुमान अनुमान ही साबित होता है, क्योंकि मानव बिहेवियर इतना परिवर्तनशील है, यह अनुमान लगाना बहुत ही कठिन है कि वह भविष्य में जाकर क्या करेगा, क्योंकि यह क्षण क्षण परिवर्तन, विद इन सेकेंड, विद इन मिनट इसमें क्या परिवर्तन हो जाएगा कहना मुश्किल। जैसे कोई बच्चा खूब खुश है और कोई ऐसी घटना तुरंत घटे कि वह तुरंत जो है रोने लगता है, तुरंत चिल्लाने लगता है। अर्थात इमोशनल चेंजेस बहुत सक्रियता से, बहुत तेजी से मानव में होते हैं। कौन सी छोटी सी बात इस व्यक्ति में कितना बड़ा परिवर्तन कर दे, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। अगर हम लिटरेचर या मिथक की बात करें तो मैथोलॉजी के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास की पत्नी ने एक बार कहा कि आप जितना प्रेम मुझसे करते हैं, इतना अगर आप इससे कम ही अगर आप भगवान से करें तो हम दोनों का जो है बेड़ा पार हो। बहुत छोटी सी बात थी, बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन यह बात इतनी घर कर गई कि तुलसीदास ने उसी क्षण पूरे घर को त्याग दिया और वे संत बनकर भारत के सबसे बड़े महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। तो ये कहना बच्चों के बारे में कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह आगे चलकर क्या बनेगा, यह सिर्फ अनुमान ही है। फिर भी सामान्य रूप से कम उनकी रुचि, आकर्षण, क्रियाशीलता, सक्रियता, इसका तो हम अनुमान लगा ही सकते हैं कि कैसा वातावरण देने पर उनमें समान रूप से विकास होने की संभावना। अब है विकास की दिशा का सिद्धांत, अर्थात विकास किस दिशा में होता है, किस दिशा से निकलकर किस दिशा तक जाता है। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। बड़ा विचित्र प्रश्न है कि विकास का डायरेक्शन भी होता है, दिशा भी कोई होती है क्या कि विकास किस दिशा से होगा। लेकिन यहाँ विकास का संबंध शारीरिक विकास से, मानसिक विकास, शारीरिक वृद्धि होती है, मानसिक विकास होता है। तो बच्चे की जो विकास की शुरुआत होती है वह सिर से होती है। सबसे पहले मस्तिष्क का विकास, क्योंकि पूरे शरीर का कोऑर्डिनेशन या नियंत्रण मस्तिष्क से ही होता है, और तब बाद में, सबसे बाद में उसकी टांगे तैयार होती है। इसीलिए बच्चा पैदा होते ही चलने नहीं लगता, क्योंकि उसके टांगों में वह नियंत्रण या कोऑर्डिनेशन मस्तिष्क द्वारा विकसित नहीं होता है, जिससे वह सक्रिय रूप से काम कर सके और बच्चा चल सके। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, शरीर में वृद्धि होने लगती है, सिर में विकास होता है, तब वह पूरे शरीर का कोऑर्डिनेशन बनाना सीखता है, अर्थात वह नियंत्रण करना सीखता है। तो विकास की दिशा की अगर हम बात करें तो यह शुरुआत सिर से होती है और ऊपर से नीचे की ओर इसका विकास होता जाता है। सिर के बाद गला, छाती, पेट, हाथ, हाथ पहले, गला के बाद हाथ, और बाद में जो है पैरों में विकास की प्रक्रिया। पैरों में विकास की प्रक्रिया का तात्पर्य है कि पैरों का मस्तिष्क से नियंत्रण जो है स्थापित हो। शुरू में देखते हैं कि बच्चा जो है हाथ और पैर दोनों से चलता है, खड़ा भी नहीं हो पाता, लेकिन धीरे धीरे जब सेंसरी मोटर कोऑर्डिनेशन बनता है, मस्तिष्क की संवेदी क्रियाएं और मांसपेशियों की क्रियाशील क्रियाएं एक साथ जुड़ती हैं, समन्वय स्थापित होता है, तब बच्चा अपने मस्तिष्क की आज्ञा के अनुसार, कोऑर्डिनेशन के अनुसार काम करना सीख लेता है। और विकास की जो दिशा होती है वह एक भ्रूण के सिद्धांत पर आधारित है। भ्रूण मतलब माँ के गर्भ में बच्चों का निषेचन, और उस सिद्धांत के आधार पर जो है होती है क्रिया। तो विकास का जो क्रम होता है सिर से पाँव की ओर होता है, बाहरी रूप से सिर से पाँव की ओर, ऊपर से नीचे की ओर होता है,
रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर, पीठ में होती है, उससे जो है बाहर की ओर विकास होता है। और जब विकास शुरू हो जाता है तब जो तीसरी क्रिया होती है वह स्वरूप के बाद की क्रिया है। यानी कहा ये जो विकास की बात हो रही है यह माँ के गर्भ में हो रही है। गर्भाशय के अंदर विकास होता है, सबसे पहले सिर बनता है, उसके बाद धीरे धीरे पैर की ओर विकसित होता है, फिर रीढ़ की हड्डी होती है और बाहर की क्रिया बनती है। और तब जब पूरा स्वरूप बन जाता है 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, धीरे धीरे क्रम में बनते बनते तब जो है उसका संपूर्ण विकास होता है। अगर हम उदाहरण के रूप में देखें, अगर कोई बच्चा अपने पूर्व निर्धारित समय से कम अवधि में अगर पैदा होता है तो उसमें विकास की क्रियाएं पूर्ण नहीं हो पाती। वह देखने में लेंस पिंच और अर्ध विकसित बच्चे के समान। अगर हम एम्ब्रियो भ्रूण की बात करें तो वह तो अगर 3 महीने का है वह देखने में एकदम छोटा सा, जिसे हम पहचान भी नहीं सकते हैं कि वह आदमी का ही। तो विकास का जो दिशा है वह निश्चित है, यह स्पष्ट कर लेना चाहिए कि वह सिर से पाँव की ओर ही होता है, उसके बाद रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर जाता है, और तब जब सब विकास हो जाता है तब अन्य स्वरूप और तब बच्चे में क्रियाएं भी करता है, हाथ पैर चलाना सीख जाता है। अगर हम पढ़ने लिखने की भी बात करें, जब बच्चा बाहर आता है, पैदा होता है, जब बड़ा हो जाता है तो उस स्थिति में भी वह सबसे पहले मस्तिष्क जब क्रियाशील होता है तभी वह अच्छा से कोई चीज सीख पाता है। अगर उसका मस्तिष्क क्रियाशील नहीं है, मेंटल डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं है, तो वह औपचारिक शिक्षा को सीखने में असमर्थ हो। इस तरह जो विकास की दिशा है वह हमेशा सिर से पाँव की ओर। अगला सिद्धांत है वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत। यह सर्वमान्य तथ्य है कि दुनिया में जितने लोग हैं वे एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, शिक्षा में, शारीरिक बनावट में, रंग में, विचार में, समाजीकरण की प्रक्रियाओं में, रहन सहन, यानी हर दृष्टिकोण से वे लोग एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लेकिन जो विकास की प्रक्रिया होती है इन भिन्नताओं के बावजूद भी सभी देश के बच्चों में लगभग एक जैसी, यह सब माना गया है कि मनोवैज्ञानिकों ने विकास की प्रक्रिया को विभिन्न आयु वर्गों में बांटा है। यानी अगर जन्म से हम प्रारंभ करें तो पैदा होने से लेकर 3 साल तक अर्थात अलग अलग चीजों को बच्चा सीखता है। 3 से 5 के बीच में अलग सीखता है, 5 से 7। तो ये जो विकास के स्टेजेज होते हैं उनकी विशेषताएं अलग अलग, उनके व्यवहारों में भी अंतर पाया जाता है। यहाँ तक कि जुड़वा जो बच्चे होते हैं हर दृष्टिकोण से अगर आइडेंटिकल ट्विंस में उनमें भी विभिन्नता है, कुछ न कुछ अंतर होता है। इसीलिए जब विकास की बात आती है तो प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेषताएं अति शीघ्र विकसित होती हैं और कुछ विशेषताएं देर से होती हैं। जैसे अगर कोई बच्चा गणित सीखना चाहता है तो बहुत सारे बच्चे हैं कि भाषा में बहुत तेज होते हैं, गणित में कमजोर होते हैं। कुछ बच्चे हैं जो गणित में बहुत तेज होते हैं, भाषा में कमजोर होते हैं। इस तरह उनमें विभिन्नताएं पाई जाती है, इंडिविजुअल डिफरेंस पाए जाते हैं। अर्थात कोई बच्चा किसी व्यवहार को जल्दी सीखता है, किसी को देर से सीखता है। वही बच्चा दूसरे व्यवहार को देर से सीखता है और पहले व्यवहार को जल्दी सीखता है। तो यह जो विशेषताएं होती हैं वह व्यक्तियों में, बच्चों अलग अलग होती है। इसीलिए इस क्रम में खास करके शिक्षक को जरूर ध्यान देना चाहिए कि सभी बच्चे सीखने के क्रम में एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका IQ लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन गणित के नियमों को सीखने में
देरी करते हैं, लेकिन वही भाषा के नियम तुरंत सीख जाते हैं, अक्षर का ज्ञान तुरंत कर लेते हैं, शब्दों को जल्दी पढ़ना चाहिए। इसके विपरीत कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गणित के कंसेप्ट को जल्दी सीख लेते हैं, भाषा के कंसेप्ट को देर से सीखते हैं। तो यह इंडिविजुअल डिफरेंसेस व्यक्ति टू व्यक्ति और बच्चों से बच्चों में डिफर करता है, अंतर करता है, क्योंकि सब कुछ समान रहने पर भी कुछ विशेषताएं सीखने में देरी होती है। अर्थात सभी बालकों में वृद्धि और विकास के संदर्भ में समानता नहीं पाई जाती है। सब कुछ समान रहने पर भी व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण उनके विकास का जो क्रम होता है वह अलग अलग होता है। इस बात का ध्यान खास करके शैक्षणिक वातावरण से जुड़े लोगों को विशेष रूप से रखना चाहिए। अगला सिद्धांत है वातावरण और वंशानुक्रम के परिणाम का सिद्धांत। इसमें दो शब्द आपको दिख रहे हैं, एक है वंशानुक्रम और एक वातावरण। प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। वंशानुक्रम कहते हैं पूर्वजों से प्राप्त गुण, अर्थात कोई बच्चा अपने माँ बाप या पूर्वज दादा दादी नाना नानी से जो भी गुण जिन्स के रूप में हेरिडिटी के रूप में प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम या हेरिडिटी कहते हैं। और जिस वातावरण में जिस माहौल में उसका पालन पोषण होता है, उसका सोशलाइजेशन होता है, उसे वातावरण कहते हैं। इस परिवेश में रहता है। यह सिद्धांत भी विकास को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। हेरिडिटी को बच्चे के व्यक्तित्व विकास की नींव माना जाता है, क्योंकि यह हेरिडिटी ही वह पृष्ठभूमि तैयार करता है जिसमें बच्चे का विकास सुनिश्चित किया जाता है। अगर वातावरण या सीखने की क्षमता अगर वह बलवती है, परिपक्व है, तो बच्चे का जो विकास होगा तीव्र गति से, लेकिन उस पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर हेरिडिटी बहुत बलशाली हो, प्रोडक्टिविटी युक्त हो, फिर भी अगर वातावरण एनरिच्ड नहीं हो, इम्प्रोवाइज्ड हो, तो ऐसी स्थिति में बच्चे का विकास नहीं हो पाता है। इस सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है कि जो डेवलपमेंट होता है वह हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का बाई प्रोडक्ट, अर्थात दोनों के समन्वय या संयुक्त रूप से व्यक्ति का विकास और वृद्धि को निर्धारित किया जाता है। अर्थात हेरिडिटी स्ट्रांग है, रिच है, और वातावरण भी अगर समस्त रूप से परिपूर्ण है तो मैक्सिमम विकास की संभावना रहती है। इसमें किसी के एक के कम होने पर विकास में किसी न किसी तरह की बाधा जरूर आती है। हालांकि दुनिया में इसका एक्सेप्शन भी होता है। जैसे यह सर्वविदित है कि दुनिया का सारा लिक्विड गर्म करने पर वाष्प बन जाता है, लेकिन अंडा एक ऐसा लिक्विड है जो गर्म करने पर ठोस बन जाता है, जम जाता है। यह एक एक्सेप्शन है वातावरण पर का उस पर ठीक विपरीत पर सामान्य रूप से उसे वाष्प बनना चाहिए, लेकिन व्यवहारिक रूप से वह वाष्प न बनकर कठोर बन जाता है, सॉलिड बन जाता है, जम जाता है। तो यह एक एक्सेप्शन है जो बच्चों के विकास में भी कभी कभी देखने को मिलता है। बच्चे बहुत एनरिच्ड हेरिडिटी से नहीं आते हैं, उन्हें एनरिच्ड एनवायरनमेंट भी बहुत नहीं मिलता है, लेकिन विकास चरमोत्कर्ष पर होता है, ऐसा इतिहास गवाह है। अगर हम विश्व समुदाय का अवलोकन करें तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो बहुत ही सामान्य परिवार से थे, निश्चित रूप से उनकी हेरिडिटी सामान्य रही होगी, वातावरण में उन्हें बहुत हेरिडिटी नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में बहुत विकास किया, चरम विकास के बिंदु को प्राप्त किया। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत एनरिच्ड एनवायरनमेंट से आते हैं,
हेरिडिटी भी बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन विकास की जो प्रक्रिया है या विकास का जो चरम बिंदु है उससे वे कोसों दूर है। फिर भी सामान्य रूप की अगर हम लोग बहुत एक्सेप्शन की बात रही, अगर हम सामान्य रूप की बात करें तो जो बच्चों का विकास प्रभावित होता है वह हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के प्रोडक्ट का संयुक्त समन्वय का परिणाम, अर्थात वातावरण और वंशानुक्रम दोनों मिलकर संयुक्त रूप से बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं, निर्धारित करते हैं। वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव को विकास के अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों मिलकर विकास को निर्धारित। अगला सिद्धांत है संपूर्ण विकास का प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। यह सिद्धांत मुख्य रूप से शैक्षणिक साइकोलॉजी में, एजुकेशनल साइकोलॉजी में इसका शिक्षा मनोविज्ञान का यह विकास समय है, बिंदु है, और यह सिद्धांत उसमें सबसे अधिक व्यवहारिक रूप से प्रयोग किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञानकों का ऐसा मानना है कि बच्चों का जो विकास होता है वह संपूर्ण रूप से होता है, सिर्फ आंशिक रूप से नहीं होता है। इसीलिए बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया है, टोटल डेवलपमेंट, क्योंकि व्यक्तित्व का विकास सर्वांगीण रूप से होता है। यहाँ प्रश्न सर्वांगीण का अर्थ क्या होता है? तो सर्वांगीण को हम लोग जो यहाँ 3 रूप में मानते हैं, एक हेड, 3H, हेड, हार्ट और हैंड। हेड का मतलब हुआ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मानसिक विकास। हार्ट का अर्थ हुआ इमोशनल डेवलपमेंट, जो हमारी एक्टिविटी को नियंत्रित करता है, और हैंड्स का अर्थ हुआ क्रियात्मक, मोटर एक्टिविटी। तो यह सिर्फ समझाने के लिए 3H का प्रयोग किया। एक्चुअली तीनों का समन्वय ही सर्वांगीण विकास का, अर्थात कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे का हो, संज्ञानात्मक विकास हो, मानसिक विकास हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो, और उसके साथ साथ जब क्रियात्मक मोटर डेवलपमेंट होता है तब उसे हम सर्वांगीण विकास मानते हैं। तो बच्चे का जो विकास होता है वह टोटल डेवलपमेंट होता है। अगर टोटल डेवलपमेंट नहीं हो तो फिर उस विकास का विशेष महत्व नहीं। इसमें अंतर्गत सामाजिक विकास भी मायने रखता है। सामाजिक विकास का मतलब हुआ कि जिस समाज में वह रहता है उसके मूल्यों को सीखे। अगर वह समाज के नकारात्मक मूल्यों को सीखता है तो वह कॉग्निशन जो उसे क्रियात्मक कार्यों में लगाना चाहिए वह विध्वंसात्मक कार्यों में। मस्तिष्क तेज है, इमोशनल कंट्रोल है, साइकोमोटर परिपूर्ण है, लेकिन अगर उसकी दिशा ही गलत है, समाजीकरण ही गलत है, तो फिर उस क्षमता का उपयोग समाज के कल्याण के लिए नहीं, निर्माण के लिए नहीं, बल्कि विध्वंस के लिए। और ऐसा खास करके आतंकवादी संगठनों में देखा जाता है, क्योंकि जो आतंकवादी संगठन के सदस्य होते हैं उनका कॉग्निशन भी बहुत स्ट्रांग होता है, मानसिक विकास भी बहुत स्पष्ट होता है, क्लियर होता है, विकसित होता है, शारीरिक विकास भी कम नहीं रहता है, इमोशनल तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है क्योंकि परिस्थितियों का उन पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, साइकोमोटर एक्टिविटी भी स्ट्रांग रहती है, लेकिन समाजीकरण के कारण उनकी जो दिशा होती है समाज के लिए कल्याणकारी नहीं बल्कि विध्वंसात्मक होती है, जो क्षण भर में किसी भी स्थान को नष्ट करने में थोड़ा भी हिचकते नहीं। तो टोटल डेवलपमेंट तो होता है लेकिन उसका डायरेक्शन गलत होता है। तो टोटल डेवलपमेंट होना भी चाहिए और इस डायरेक्शन को समाजीकरण नियंत्रित करता है, क्योंकि जैसा समाजीकरण होगा हमारी शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक और मनोगत्यात्मक विकास की क्षमताओं का उपयोग उसी रूप में।
इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो अध्यापकों को भी बालकों के सभी पक्षों के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए, अर्थात शारीरिक विकास पर भी जोर देना चाहिए, योगा करें, एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, मानसिक विकास प्रयास करें, नई नई चीज़ों को सीखें, सामाजिक विकास, जिस समाज में रहते हैं उसके मूल्यों को जानें, संवेगात्मक, अपनी घृणात्मक या प्रेमात्मक क्रियाओं पर नियंत्रण करना सीखें, और मनोगत्यात्मक मतलब मानसिक, मस्तिष्क और शरीर के बीच समन्वय स्थापित करना सिखाएं। इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा, व्यक्तित्व की प्रकाष्ठा या व्यक्तित्व में संपूर्ण विकास होगा, और तब वे समाज के लिए आदर्श का काम। अगला सिद्धांत है परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत। यह दोनों में बड़ी तालमेल है। मैच्योरेशन एंड लर्निंग, हम लोग मैच्योरेशन को समझ लेंगे कि बायोलॉजिकल या जैविक रूप से शरीर में होने वाले परिवर्तन को मैच्योरेशन, परिपक्वता कहते हैं, जो अनवरत चलता रहता है। इसके लिए बहुत अलग से सीखने की जरूरत नहीं। अगर कोई बच्चा कुछ नहीं सीखे, अपने जरूरत की चीजों को स्वतः सीख जाता है। कुछ नहीं सीखने का मतलब औपचारिक रूप से, जैसे स्कूल में पढ़ना, विशिष्ट रूप से नहीं सीखे तो एक अनपढ़ बच्चा भी अपने जरूरत की क्रियाओं को करना सीख जाता है उम्र के साथ। और यह मैच्योरेशन बायोलॉजिकली रूप से शरीर में स्वतः आती है अगर आदमी नॉर्मल है और स्वस्थ है। इस मैच्योरेशन के क्रम में हम सीखते हैं, औपचारिक रूप से भी सीखते हैं, अनौपचारिक रूप से। अनौपचारिक रूप का कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, जो इच्छा है सीख गए तो सीख गए, नहीं सीखे तो नहीं सीखे। लेकिन जब औपचारिक लर्निंग की बात आती है तो उसके लिए औपचारिक केंद्र बने हुए हैं, स्कूल है, कोचिंग सेंटर है, जहाँ हम औपचारिक विषयों को सीखते हैं। तो यह सिद्धांत जो है व्यक्ति में एक योग्य व्यक्तित्व विकसित करने पर बल देता है। वास्तव में परिपक्वता और विकास की जो प्रक्रिया होती है वो लर्निंग का ही प्रतिफल है, चाहे वह औपचारिक रूप से बच्चा सीखे या अनौपचारिक रूप से बच्चा। अनौपचारिक रूप से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं और औपचारिक रूप से सिर्फ एकेडमिक चीज़ों को सीखा जाता है। परिपक्वता से वृद्धि और विकास दोनों प्रभावित होते हैं। जब तक बच्चा परिपक्व नहीं होता है तब तक कुछ ऐसी वृद्धि है या ऐसे विकास है जो उसमें नहीं हो पाता। जब किसी कार्य को करने लगता है बच्चा, तब उसमें परिपक्वता ग्रहण कर लेता है, और यही परिपक्वता अन्य कार्यों को करने में उसकी मदद करती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसमें परिपक्वता आती है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो उसका शरीर इतना अपरिपक्व होता है कि वह ठीक से बैठ भी नहीं सकता है, खड़ा भी नहीं हो सकता। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है उसके शरीर में स्वतः परिवर्तन आने लगता है, आकार बढ़ने लगता है, भार बढ़ने लगता है, लंबाई चौड़ाई बढ़ने लगती है, और शरीर में स्थिरता आने लगती है, कड़ापन आने लगता है। जो लुंज पुंज या लचीला होता है वह कड़वा बन जाता है, कड़ा बन जाता है, जिससे उसको अपने कार्यों को करने में आसानी होती है। अब बच्चों में कितनी भी अभिप्रेरणा हो, कितना भी वह उत्सुक हो कोई कार्य करने के लिए, लेकिन जब तक मैच्योरिटी नहीं आती है, जब तक शरीर में परिपक्वता नहीं आती है, उस कार्य को वह करने में एक तरह से असमर्थ ही होता है। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए भौतिक रूप से तैयार होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर भौतिक रूप से उसका शरीर तैयार नहीं है तो मानसिक रूप से वह कितना भी कोशिश कर, वह उसको करने में एक तरह से असमर्थ ही होता है। उदाहरण के लिए अगर हम 5 वर्ष के बच्चे से उम्मीद करें वह बड़ी साइकिल को चला ले तो यह लगभग कठिन है। संभव तो सब नहीं किया जाता, लेकिन कठिन जरूर है, चाहे उसके अंदर कितनी भी उत्सुकता क्यों हो। क्योंकि 5 वर्ष के बच्चे में वह परिपक्वता नहीं रहती है, वह साइकिल चलाने की क्रियाओं, बड़ी साइकिल चलाने की क्रियाओं को सीख सके। क्योंकि उसके पास उत्सुकता तो बहुत रहती है, दूसरे को देखता है तो चाहता है कि हम भी वैसा करें, लेकिन
क्योंकि उसके पास परिपक्वता नहीं रहती है, तो उस चीज़ को सीखने में वो एक तरह से असमर्थ। इसका उपयोग हम माँ बाप को अपने बच्चों के लालन पालन के क्रम में अवश्य करना चाहिए कि हम बच्चे के जो उम्मीद करें वह उनकी उम्र के अनुसार, क्योंकि उम्र परिपक्वता का परिचायक होता है। इस उम्र में बच्चे में जैविक रूप से क्या परिपक्वता आएगी यह लगभग निर्धारित होती है। एक्सेप्शन में इधर उधर हो जाए अलग बात है, थोड़ा बहुत, बहुत नहीं, लेकिन सामान्य रूप से वह निर्धारित होती है। और इस परिपक्वता के अनुरूप ही हमें बच्चों से आशा करनी चाहिए, क्योंकि 15 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा बड़ी आसानी से साइकिल चलाना सीख जाएगा, लेकिन 5 साल का बच्चा कितना भी प्रयास करे उसे नहीं सीख सकता है। शिक्षकों को भी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चे की उम्र के अनुकूल ही उनसे उम्मीद करें और उन्हें सिखाने का प्रयास करें। पुनर्बलन का सिद्धांत, रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का अर्थ होता है ऐसी चीजें जो सही काम करने पर उपहार के रूप में, पुरस्कार के रूप में दी जाती है। वास्तव में बच्चा जैसे जैसे अपना विकास करता है वो अधिगम करता जाता है, अपने अनुरूप जरूरी चीजों को स्वतः सीखता जाता है। इस सिद्धांत में पियाजे का सिद्धांत भी जुड़ा हुआ है। पियाजे ने कहा था कि बालक की बुद्धि विकसित होती है, वैसे वैसे उसके अधिगम का दायरा भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे मानसिक विकास होता है, सीखने का क्षेत्र भी बढ़ता जाता है। यह बच्चों में होता है, क्योंकि प्रारंभ में वो सिर्फ उंगली चूसना सीखता है, दूध पीना सीखता है, लेकिन जब थोड़ा बड़ा होता है तब फिर दूध पीने से उसकी भूख की पूर्ति नहीं होती है, तब वो खाना खाने सीखता है, क्योंकि उससे उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। तो जरूरत के मुताबिक बच्चा बुद्धि के विकास के साथ जरूरी चीजों का अधिगम करना सीखता है। बाल्यावस्था में जो सीखता है उसका जो अनुभव होता है वह आने वाले समय में भविष्य के लिए रीइंफोर्समेंट का काम करता है। अर्थात बचपन में सीखी गई चीजें उसे प्रेरित करती है, पुरस्कार के रूप में प्रेरित करती है कि वह समाज के सही चीजों को सीख सके। इसलिए बचपन से ही बच्चों में संस्कार सिखाना सामाजिक दृष्टिकोण से जरूरी है। इस सिद्धांत के जो देने वाले विचारक थे लॉर्ड और नील मिलर थे, उनका भी मानना था कि नवजात बच्चा स्तनपान करना सबसे पहले सीखता है और उससे जो अर्जित ज्ञान होता है वह आगे के कामों में, आगे के जीवन में भोजन ग्रहण करने के लिए सीखता है, क्योंकि स्तनपान से उसकी पूर्ति नहीं होती है, तो वह धीरे धीरे खाना खाने सीख जाता है कि हमें भोजन कैसे करना है, क्योंकि उसे अपनी भूख की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्तनपान से काम पूरा नहीं होता है, इसलिए उसे कठिन व्यवहार को सीखना पड़ता है। स्तनपान करना बहुत आसान है, वह माँ के दूध को लिया और पीने लगा स्वतः, लेकिन खाना खाने की बात आती है तो स्तनपान की तुलना में वह कठिन होता है, क्योंकि इसमें उसे भोजन को चबाना पड़ता है, निगलने के लिए ताकत लगानी पड़ती है, बल लगाना पड़ता है। दूध को निकालने के वो स्वतः अंदर चलते चले जाते हैं। तो इस तरह विकास के क्रम में हम पहले छोटे छोटे चीज़ों को सीखते हैं जो हमारे लिए जरूरी होता है, और तब उन सीखी गई चीज़ों का उपयोग करके, उसका उपयोग हम पुरस्कार में करके उससे बड़ी चीज़ों को सीखते हैं जो हमारे जीवन को निर्धारित करते हैं, संचालित करते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को अगर हम देखें तो इसमें मुख्य रूप से 4 अवयव शामिल होते हैं, जिसमें पहला है अभिप्रेरणा। किसी काम को करने के लिए हमारा जो आंतरिक डायरेक्शन होता है, आंतरिक उत्साह होता है, वह रीइंफोर्समेंट का काम करता है, वह हमें प्रेरित करता है कि उस कार्य को हमें करना चाहिए। जैसे अगर भूख लगी है तो वह भूख हमें प्रेरित करती है कि हमें उठकर जाना चाहिए, भोजन की खोज करनी चाहिए, और भोजन मिल जाए तो उसे सीखे गए तरीके से खाना चाहिए। ये नहीं कि
पैर से तो नहीं ना खाएगा, हाथ से ही खाएगा, क्योंकि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जैसा सीखा है उस अनुरूप वो व्यवहार करता है। अभिप्रेरणा जो है एक बहुत बड़ा इन्फोर्समेंट है जो व्यक्ति को जरूरी क्रियाओं को सीखने के लिए प्रेरित करता है, बाध्य करता है। अगर वे ऐसा नहीं सीखते हैं तो उनमें तरह तरह की बाधाएं उत्पन्न होती हैं, तरह तरह की जो है परेशानी होती है, और इस परेशानी को दूर करने के लिए वह सीखता है। जैसे अगर भूख लगी है, पेट में ऐंठन होगा, शरीर में बेचैनी होगी, और ये तब तक होती है जब तक कि वह खाना खा नहीं लेता है। तो जब तक खाना खा नहीं तब तक वह बेचैन होकर अभिप्रेरित रहता है। जैसे ही खाना खाता है उसकी यह बेचैनी खत्म हो जाती है और उसे जो है भोजन इंसेंटिव के रूप में मिल जाता है, और उसकी भूख मिट जाती है, और अंदर होने वाली जितनी बेचैनी है, परेशानी है, वह स्वतः समाप्त हो जाती है। तो यह प्रक्रिया हर सीखने के अंदर समाहित रहती है। अगला है संकेत, उद्दीपक, अर्थात बाहर की जितनी वस्तुएं हैं वे संकेत का काम करती हैं। हमारे जरूरत के अनुसार वह हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, और हम उसके अनुरूप अनुक्रिया करना सीखते हैं। अर्थात जैसी जरूरत है उसका हम उपयोग सीखने के क्रम। अब जैसे भूख लगी है तो उसमें भोजन ही उद्दीपक हुआ। भोजन से संबंधित जितनी चीजें हैं उसे हम संकेत या स्टिमुलस के रूप में शामिल कर सकते हैं। पानी, दाल, सब्जी, रोटी, भात, थाली, चम्मच, कटोरा, इस सबको हम उद्दीपक मान सकते हैं भोजन के दृष्टिकोण से देखें तो उसके बिना चूंकि हमारा वह विकास हो नहीं सकता है, खाने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती, इसलिए ऐसी वस्तुएं हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं और उनसे प्रभावित होकर हम सीखते हैं। अगला है प्रत्युत्तर, स्वयं का व्यवहार, अर्थात बाहरी उद्दीपकों के परिप्रेक्ष्य में हम कैसा व्यवहार करते हैं। यह बहुत कुछ समाजीकरण, संवेगात्मक स्थिरता पर निर्भर करता है। यह तभी संतुलित रूप में माना जाता है जब हमारा समाजीकरण सामान्य रूप से रहा हो, अनुकूल रहा हो, और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में लाभदायक। तो हमारा व्यवहार भी उसी तरह का होता है जैसी हमें जरूरत होती है, जैसा हमारा विकास होता है, या जैसे हमारे व्यक्तित्व का ढांचा तैयार होता है। तो हम व्यवहार परिस्थिति के अनुकूल करते हैं, और इसमें भी रीइंफोर्समेंट हमें प्रेरित करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति या बच्चे को रोने की आदत है, वो रो रहा है। अब रोने के समय अगर कोई मम्मी या पापा उसे टॉफी दे देते हैं तो उसके रोने की जो क्रिया होती है स्वतः खत्म हो जाती है और वह हंसने लगता है। तो यहाँ जो टॉफी है वो रीइंफोर्समेंट का काम करता है। वह जो रो रहा था उसको टॉफी मिल गई, उसका व्यवहार चेंज हो गया और वह हंसने लगा। तो यह स्वयं का व्यवहार हुआ, और यहाँ रीइंफोर्समेंट कौन सा हुआ? टॉफी। इस तरह जीवन में भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन के लिए जो विकास के क्रम में होता है, रीइंफोर्समेंट का उपयोग किया। पुनर्बलन पुरस्कार को करते हैं, या शाब्दिक भी हो सकता है, भौतिक भी हो सकता है, या टोकन के रूप में। अगर कोई व्यक्ति या बच्चा अच्छा व्यवहार करता है, सकारात्मक व्यवहार करता है, तो समाज की तरफ से, मम्मी पापा की तरफ से पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार मौखिक भी हो सकता है जैसे प्रशंसा करना, भौतिक भी हो सकता है जैसे पैसे के रूप में देना, भोजन के रूप में देना, टॉफी के रूप में देना, मिठाई के रूप में देना, या सांकेतिक भी हो सकता है कि अगर तुम अच्छा व्यवहार करोगे तो तुम्हें टीवी देखने को मिलेगा, परीक्षा में फर्स्ट आओगे तो हम तुम्हें मोबाइल देंगे।
मम्मी पापा ऐसा कमेंट में बच्चों के साथ करते हैं। तो यह एक तरह का पुरस्कार हुआ जो उसके विकास को नियंत्रित करता है, निर्धारित करता है, क्योंकि पुरस्कार के लालच में बच्चे उन चीज़ों को सीख जाते हैं जो सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, शैक्षणिक रूप से उपयोगी होता है। इस प्रकार हमने आज विकास के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन किया और यह समझने का प्रयास किया कि विकास किस परिप्रेक्ष्य में सर्वाधिक सटीक, सामाजिक रूप से उपयोगी, व्यक्तिगत रूप से लाभकारी होता है। धन्यवाद।